हर हर महादेव विद्यार्थियों, केएसजी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपनी रीट की कक्षाएं चल रही थी और अपना टॉपिक चल रहा था व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का पार्ट ए हो चुका है, जिसके अंदर परिभाषा और उसकी सामान्य विशेषताएं थी। आज अपन पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें अपन व्यक्तित्व के सिद्धांत पढ़ेंगे या व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम पढ़ेंगे। कौन कौन सी अप्रोच है जिसके माध्यम से अपन व्यक्तित्व के सिद्धांत देते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है प्ररूप उपागम। प्ररूप या प्रारूप समिति संविधान की आपको पता होगा। तो प्रारूप को कहते हैं टाइप, मतलब रूप। इस टाइप मतलब व्यक्तित्व किस किस प्रकार का होता है। तो इसे एक सामान्य, सबसे पहली और सबसे सिंपल जो उपागम है वो है प्ररूप उपागम, जिसके अंदर अपन कहते हैं कि इस टाइप के व्यक्ति होते हैं। तो ये बहुत पुरानी अप्रोच है व्यक्तित्व अध्ययन की, जिसके अंदर सबसे पहले आता है हिप्पोक्रेट्स का जीवन द्रव्य सिद्धांत। हिप्पोक्रेट्स बहुत पुराने मनोवैज्ञानिक थे, ये ग्रीक या यूनान के थे। तो हिप्पोक्रेट्स का जीवन द्रव्य सिद्धांत है, जिसमें इन्होंने 4 प्रकार के व्यक्ति बताए थे, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। फिर दूसरा नंबर का जो वर्गीकरण है वो भारत की चरक संहिता में त्रिगुण का वर्गीकरण किया है। एक तो त्रिदोष है, इसमें 2 चीजें आती हैं, त्रिदोष और त्रिगुण, जिसमें वात पित्त कफ, और त्रिगुण में आता है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इस तरह से तीसरा आता है क्रेस्मर का शारीरिक प्रकार का सिद्धांत। चौथा आता है शेल्डन का शारीरिक प्रकार का सिद्धांत। क्रेस्मर और शेल्डन ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहां से आपके काफी प्रश्न भी पूछे गए हैं, दोबारा से भी यहीं से आएंगे। अगर प्ररूप उपागम में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है तो शेल्डन से बनता है। तो इन दोनों ही सिद्धांतों को आप आराम से और अच्छे से पढ़ना। इसके बाद में आता है युंग का वर्गीकरण, जिन्होंने 2 प्रकार बताए हैं इन्होंने, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। इसके बाद में आ जाता है फ्रीडमैन और रोजेनमन का सिद्धांत। फ्रीडमैन और रोजेनमन ने टाइप ए और टाइप बी का सिद्धांत दिया है। तो ये सारे के सारे सिद्धांत ही टाइप अप्रोच है, अर्थात इसके अंदर प्ररूप उपागम कहते हैं इसको, जिसके अंदर व्यक्तियों के व्यक्तित्व का प्रकार बताया जाता है। दूसरे जो अध्ययन करते हैं पर्सनैलिटी का अपन, तो पर्सनैलिटी का अध्ययन अपन करते हैं विशेषक या सील गुण उपागम से। विशेषक या सील गुण मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इनको कहते हैं ट्रेट्स, सील गुणों को कहते हैं ट्रेट्स। इसमें अपन डिटेल में और पढ़ेंगे कि विशेषक क्या होते हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 सिद्धांत आते हैं। एक तो ओलपोर्ट का विशेषक सिद्धांत, ओलपोर्ट का विशेषक सिद्धांत। दूसरा आता है केंटल का व्यक्तित्व कारक का सिद्धांत। केंटल ने क्या किया था, पर्सनैलिटी फैक्टर का सिद्धांत दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, बी वाला। आइजेंग का सिद्धांत पढ़ेंगे फिर, और फिर अपन पढ़ेंगे पंचकारक मॉडल, जो पिछली बार रीट में भी आ गया था, और यहाँ से फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार। पंचकारक मॉडल, व्यक्तित्व के अध्ययन का पंचकारक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो ये मुख्य रूप से 4 सिद्धांत अपन विशेषक या सील गुण उपागम में पढ़ेंगे, ट्रेट्स अप्रोच में पढ़ेंगे, जिसके अंदर व्यक्ति के गुणों को ट्रेट्स के अंदर बांटा गया है और फिर व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो उपागम है वो मनोविश्लेषणवाद है, जो मैं आपको शुरू से कहता हूं कि सिगमंड फ्राइड को अपन पढ़ेंगे, सिगमंड फ्राइड को अपन पढ़ेंगे। तो वो सिगमंड फ्राइड को अपन इस अप्रोच के अंदर पढ़ने वाले हैं डिटेल में, पूरी तरह से। सिगमंड फ्राइड के बाद में कोई भी क्वेश्चन इस क्लास को लेने के बाद में आपको नहीं बचेगा। तो ये 3 अप्रोच है। चौथी अप्रोच है आपकी नव मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषण के बाद में पश्चात फ्राइडवादी सिद्धांत दिए गए, जो सिगमंड फ्राइड के अनुचर थे, और उसके बाद के जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने जो सिद्धांत दिए उसकी आलोचना में, किसकी आलोचना में, सिगमंड फ्राइड की में, उन्हें पश्चात फ्राइडवादी कहा गया। इन्होंने या तो आलोचना की या फिर उन्होंने सुधार दिए सिद्धांतों के अंदर। तो इसमें 5 प्रमुख आते हैं। एक तो कार्ल युंग का उद्देश्य एवं आकांक्षा सिद्धांत, जिसको एम्स एम एस्पिरेशन कहते हैं। दूसरा आता है केरन हर्नी। केरन हर्नी थी वो सिगमंड फ्राइड की एक शिष्या थी, उन्होंने आशावाद का सिद्धांत दिया।
फिर तीसरा आता है अल्फ्रेड एल्डर। अल्फ्रेड एल्डर ने जीवन शैली और सामाजिक अभिरुचि का सिद्धांत दिया। फिर आती है एरिक फ्रॉम। एरिक फ्रॉम ने मानवीय महत्व का सिद्धांत दिया। और वह पांचवा आता है एरिक एरिक्सन, जिन्होंने अनन्यता खोज का सिद्धांत दिया, सर्च फॉर आइडेंटिटी, जो किशोर अवस्था का प्रमुख सिद्धांत होता है पर्सनालिटी का, सर्च फॉर आइडेंटिटी का सिद्धांत। ये नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है जिसमें 5 प्रमुख हैं। तो ये 4 अप्रोच अपन ने देख ली। अब 5वीं जो पर्सनालिटी का अध्ययन करने की अप्रोच है वो है व्यवहारवादी उपागम, जिसको अपन कहते हैं बिहेवियरल अप्रोच। छठी आती है सांस्कृतिक उपागम, जिसको कहते हैं कल्चरल अप्रोच। और 7वीं आती है मानवतावादी उपागम, जिसको कहते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जिसके अंदर आपके अब्राहम मैस्लो आते हैं। तो ये प्रमुख रूप से 7 प्रकार की आपकी क्या है अप्रोचेज हैं, जिसके अंदर अपन पर्सनैलिटी को पढ़ेंगे। ये कुल टोटल अगर इनको गिना जाए तो ये 19 सिद्धांत हैं, टोटल 19 सिद्धांत। लेकिन इनको अपन डिटेल में न पढ़ के और शॉर्ट में पढ़ेंगे। डिटेल में केवल एक सिद्धांत अपन पढ़ेंगे जिसका नाम है मनोविश्लेषणवाद, जो सिगमंड फ्राइड ने दिया था, जहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत से उड़ जाते हैं। तो आइए आज की जो कक्षा शुरू करते हैं उसके अंदर प्रारूप उपागम सबसे पहले देते हैं। प्रारूप उपागम क्या है? टाइप अप्रोच जिसको अपन कहते हैं। तो देखो, समान प्रकार की विशेषताएं रखने वाले व्यक्तियों को एक प्रारूप में वर्गीकृत करते हैं। क्या करते हैं अपन? सेम टू सेम लगने वाले व्यक्तियों को एक टाइप का व्यक्ति कह देते हैं, एक प्रारूप का व्यक्ति कह देते हैं। एक प्रारूप में एक जैसे व्यवहार दर्शाने वाले व्यक्ति कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि झूठ बोलने वाले इस तरह के व्यक्ति होते हैं, वो झूठे होते हैं। किस तरह के व्यक्ति? इस तरह के व्यक्ति। तो झूठों का एक अलग ही टाइप हो गया। तो इस तरह से एक जैसा व्यवहार दर्शाने वाले व्यक्तियों को एक प्रारूप में रखा जाता है। इस उपागम में व्यक्तियों के अलग अलग प्रारूप होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रारूप में होता है तो उसके कुछ अपेक्षित व्यवहारों को जाना जा सकता है। अगर किसी, जैसे मान लो मोटे व्यक्तियों की ये विशेषताएं हैं, अब मोटे व्यक्तियों की विशेषताएं बताई गई हैं, तो कोई मोटा व्यक्ति है तो ऐसा माना जाएगा कि ये ऐसा व्यवहार तो दिखाएगा ही दिखाएगा। मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। देखो, अब सबसे पहले किसने किया था, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं। ये देखो, सबसे पहले व्यक्तियों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया था हिप्पोक्रेट्स ने। बहुत ही महान वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक हुआ था। तो प्राचीन ग्रीक का चिकित्सक था ये, और इन्होंने व्यक्तियों को वर्गीकृत किया था। और इन्होंने जो वर्गीकृत किया था वो जीवन द्रव्य के आधार पर किया था, मतलब फ्लूइड के आधार पर किया था, और ह्यूमर के आधार पर किया था। ह्यूमर होता है आपका हास्य या फिर आपकी हाव भाव। जीवन द्रव्य होता है आपकी जो नेचर होती है, तासीर होती है, उसे कहते हैं जीवन द्रव्य। इन्होंने 4 प्रकार बताए थे, CMPS, इसको आप याद रखना, CMP और S। अब देखिए इनके हिंदी अर्थ हैं वो देख लीजिए। CMPS के पहले आते हैं, फर्स्ट नंबर का जो आता है वो आता है कफ प्रकृति वाले। कफ प्रकृति वाले, C फॉर कफ। अब देखिए ये जो पहले कफ प्रकृति वाले व्यक्ति आते हैं, जो कोपशील होते हैं, जिनको अपन कोलेरिक भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने ये तो प्रकार लिखा है, और यहाँ पर संवेग या शारीरिक, संवेगात्मक रूप से कैसे होते हैं और शारीरिक रूप से कैसे होते हैं, ये चीज लिखी है। और इनकी विशेषताएं, व्यक्तिगत विशेषताएं क्या होती हैं, इस तरह से टेबल है। तो पहली प्रकृति वाले, कप प्रकृति वाले होते हैं, वे क्या होते हैं? कप प्रकृति वाले व्यक्ति संवेगात्मक रूप से नेगेटिव होते हैं, संवेगात्मक रूप से नेगेटिव होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से पॉजिटिव होते हैं। मतलब उनका शरीर थोड़ा ठीक ठाक होता है, लेकिन ये संवेगात्मक रूप से नेगेटिव या अस्थिर होते हैं, कमजोर संवेगों के होते हैं, बहुत ही कमजोर संवेग इनके होते हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती है? एक तो ये चुस्त होते हैं, एक ये बेचैन होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं और गुस्सैल होते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़्यादातर नकारात्मक संवेग होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, बेचैन होते हैं और चुस्त। चुस्त का मतलब फुर्ती होती है इनके अंदर। सुस्त का मतलब तो होता है बिल्कुल कमजोरी होना, चुस्त का मतलब होता है बिल्कुल दृढ़ता रहना।
दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति बताए हैं हिप्पोक्रेट्स ने, वो बताए हैं काले पित्त वाले या विवादी व्यक्ति या विषादी व्यक्ति। काले पित्त वाले को मेलानकोलिक कहते हैं। ये सांवेगिक रूप से भी नेगेटिव रहते हैं और शारीरिक रूप से भी नेगेटिव रहते हैं, यानी इनके संवेग भी कमजोर होते हैं और नकारात्मक होते हैं, और शारीरिक रूप से भी ये कमजोर रहते हैं। तो आपको ये याद रखना है माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस और प्लस प्लस। अब देखिए इनकी विशेषता होती है, ये ज्यादातर उदास होते हैं, मंदित होते हैं, दुखी नजर आते हैं और निराशावादी होते हैं, काले पित्त वाले व्यक्ति। फिर आता है पीले पित्त वाले व्यक्ति, या जिनको अपन कहते हैं श्लेष्मिक। श्लेष्मिक को कहते हैं फेगमेटिक। फेगमेटिक प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वे संवेगात्मक रूप से तो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये शारीरिक रूप से नेगेटिव या कमजोर होते हैं। शारीरिक रूप से बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, लेकिन संवेगात्मक रूप से बहुत सकारात्मक होते हैं पीले पित्त वाले व्यक्ति। पी फॉर पीला, पी और पीला, इस तरह से आप याद रखना। इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? एक तो ये शांत रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं मतलब आलसी रहते हैं, विरक्त रहते हैं, बहुत ज्यादा लगाव नहीं रहता इनको जीवन से, और आनंद में जीवन जीते हैं, मतलब शांत, निष्क्रिय, विरक्त और आनंद में रहते हैं। ज्यादा कोई जल्दबाजी या चिड़चिड़ापन इनके अंदर नहीं रहता। डी प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वे अधिक रक्त वाले होते हैं, जिनको रक्तवर्ण बोलते हैं। ये उत्साही प्रकार के कहलाते हैं, जिसको अपन कहते हैं सिंग्विनिक। सैंग्विनिक या सिंग्विनिक एक ही बात है। संवेगात्मक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों रूप से ये प्लस रहते हैं, मतलब संवेगात्मक रूप से भी उठे हुए रहते हैं और शारीरिक रूप से भी बलशाली होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं, ये सबल होते हैं, स्थिर होते हैं, संतुलित रहते हैं, खुशमिजाज रहते हैं और आशावादी रहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से अपन ने देखा कि सबसे अच्छे प्रकार के डी प्रकार के या रक्तवर्ण व्यक्ति होते हैं, जो जिनको आशावादी व्यक्ति कहते हैं, उत्साही व्यक्ति कहते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ। प्रश्न ये भी आ सकता है हिप्पोक्रेट्स के वर्गीकरण के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रकार के व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं? तो आपको कहना है अधिक रक्त वाले या उत्साही प्रकार के। तो ये बहुत ही पुराना एक हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। इसके बाद में दूसरा आता है आपका भारतीय दृष्टिकोण। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए भारत के प्रमुख आयुर्वेदिक ग्रंथ है जिसका नाम है चरक संहिता। आपने आयुर्वेद का ये ग्रंथ है चरक संहिता। इसके अंदर लोगों को वात, पित्त और कफ 3 वर्गों के अंदर वर्गीकृत किया गया था। इन तीनों को कहते हैं त्रिदोष। त्रिदोष का मतलब वात, पित्त और कफ। इन तीनों के अनुसार व्यक्ति के शरीर का वर्गीकरण किया गया है। इस तरह से देखिए, अगर व्यक्ति का जो शरीर है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। इस तरह से व्यक्ति का शरीर आता है। तो इस शरीर के अंदर अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो उसके कफ की प्रॉब्लम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रॉब्लम है तो इसको कहते हैं पित्त की प्रॉब्लम है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको कहते हैं वात की प्रॉब्लम है। इस तरह से वात, पित्त और कफ, इनको त्रिदोष कहते हैं। अगर इनकी बैलेंसिंग रहती है तो वो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का व्यक्ति होता है। इसमें प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव तथा उसकी प्रकृति को बताया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय ग्रंथों के अंदर त्रिगुणों के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। त्रिगुण कौन कौन से हैं? तो वो है सतगुण, रजगुण और तमगुण। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं गुणों के आधार पर भारतीय ग्रंथों के अनुसार। अब देखिए सतोगुण कौन कौन से होते हैं, रजोगुणी कौन कौन से होते हैं और तमोगुणी व्यक्ति कौन कौन से होते हैं, ये देखते हैं अपन। सतगुण, आप सभी तो हम सभी भारतीय हैं तो हमारे को पता है सतोगुणी कौन है, रजोगुणी कौन है, लेकिन फिर भी एक बार गुणों के आधार पर प्रश्न आ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर पर्सनैलिटी के अंदर इन चीज़ों को दे रखा है तो आपके प्रश्न आ सकता है। तो देखिए सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वो आते हैं सत्यवादी, कर्तव्यनिष्ठ, अनासक्ति या विलग्नता दिखाने वाले, अनुशासन प्रिय, आनंदमय, निर्भय, संतोषी, श्रद्धावान, क्षमाशील,
धैर्यवान, शब्द सत्यता, शब्द सत्यता का मतलब वे वही बात बोलते हैं जो सत्य बात हो। इनके अंदर क्रोध का अभाव रहता है, दोष दर्शन नहीं करते हैं, अर्थात दूसरों के अंदर दोष नहीं देखते हैं, पराक्रमी होते हैं, अहिंसावादी होते हैं, समता होती है अर्थात सभी को समान मानते हैं, और सरल होते हैं। ये सारे के सारे गुण लगभग सतोगुणी, और भी अच्छे अच्छे जो गुण भी आते हैं जितने भी, वो सतोगुणी व्यक्तियों के अंदर आते हैं। रजोगुणी, रजोगुणी व्यक्ति भौतिकतावादी होते हैं, ये याद रखना आपको। ये तीव्र क्रिया करते हैं, इंद्रिय तुष्टि की भावना रहती है इनके अंदर, असंतोष की भावना रहती है, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं, अप्रसन्न रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, उग्र होते हैं स्वभाव से, विद्रोह करते हैं, घृणाशील होते हैं, हिंसा करते रहते हैं, वाद विवाद करते हैं मतलब झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, स्वार्थी व भाव क्रिया में लिप्त रहते हैं, इनके अंदर तृष्णा पाई जाती है और ये पदार्थों की चिंता करते हैं। तमोगुणी, सबसे खराब प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं तमोगुणी व्यक्ति, तामसी प्रवृत्ति के जिनको कहते हैं। क्रोध, घमंड, अवसाद के अंदर रहते हैं, आलसी रहते हैं, असहायता की भावना रहती है, अज्ञानी होते हैं, अनिर्णय वाले होते हैं अर्थात कोई भी चीज होती है उसके ऊपर फैसला नहीं ले पाते, स्थिति के अनुसार निर्णय नहीं कर पाते। निद्रा अर्थात इनके अंदर सोने की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है। गर्व, भय, लोभ, शोक, इस प्रकार के अवगुण होते हैं। नास्तिक पाए जाते हैं, हिंसालु होते हैं, ये कुटिलता भी होते हैं इनके अंदर, और अजितेंद्रिय होते हैं। अजितेंद्रिय का मतलब अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है, और ये मोह आदि दुर्गुण रखते हैं। तो सबसे अच्छे होते हैं सतोगुण, और रजोगुणी और तमोगुणी खराब माने जाते हैं। इनके अंदर भी तमोगुणी होते हैं, वो सबसे खराब होते हैं। ये तीनों ही गुण प्रत्येक व्यक्ति में रहते हैं। इनमें से किसी भी एक या अधिक गुणों की प्रभाविकता एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार प्रेरित करती है। अब देखिए, एक ही व्यक्ति सतोगुणी नहीं हो सकता, रजोगुणी भी नहीं हो सकता, तमोगुणी भी नहीं होता, लेकिन यदि सत्गुण ज्यादा है तो वह सतोगुणी के तरह का व्यवहार प्रदर्शित करता है। यदि रजोगुणी उसके अंदर ज्यादा गुण है तो वो रजोगुणी प्रकार का हो जाएगा, और तामसिक प्रवृत्ति का ज्यादा है तो तामसिक प्रवृत्ति का व्यवहार प्रदर्शित करेगा। अब नेक्स्ट आता है आपका क्रेस्मर का व्यक्तित्व का सिद्धांत। बहुत ही गजब का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है स्थूलकाय, जिसको पिकनिक टाइप कहते हैं। दूसरा है कृशकाय, जिसको एस्थेमिक टाइप कहते हैं। तीसरा है पुष्टकाय, स्थूलकाय, कृशकाय, पुष्टकाय और विशालकाय। पुष्टकाय को कहते हैं एथलेटिक टाइप, एथलेटिक्स जिसको कहते हैं खिलाड़ी की तरह का व्यक्ति। लास्ट आता है डी विशालकाय, जिसको डिस्प्लास्टिक कहते हैं या डाइप्लास्टिक टाइप कहते हैं। तो ये 4 प्रकार बताए हैं क्रेस्मर ने। अब देखिए इनका क्या क्या शारीरिक विशेषताएं होती हैं और क्या क्या व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं होती हैं, इनको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति की शारीरिक और व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं। स्थूलकाय प्रकार का जो व्यक्ति होता है उसकी शारीरिक कद होता है वो छोटा होता है, मोटा होता है, मतलब कद नाटा होता है, मोटा होता है और चर्बी चढ़ी रहती है। गोलाकार प्रकार का शरीर होता है, थोड़ा मोटा और छोटे कद के गोल मटोर जिनके पेट बाहर निकला होता है, उन्हें कहते हैं स्थूलकाय। इन व्यक्तियों की विशेषता क्या होती है? ये सामाजिक प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ये एकाकी प्रकार के न होते, सामाजिक प्रकार के होते हैं। विनोदी होते हैं, मतलब मजे लेते हैं लोगों के। बहिर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी नहीं होते। ये आराम पसंद होते हैं और लोकप्रिय होते हैं, अर्थात लोगों के अंदर बैठ के लोकप्रिय रहते हैं और आराम करते रहते हैं, मस्त रहते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो होते हैं कृशकाय। कृशकाय मतलब काया जिनकी छोटी बिल्कुल पतली होती है। इनका कद तो थोड़ा लंबा होता है, ये निर्बल होते हैं, बिल्कुल पतले से होते हैं। सीना छोटा होता है इनका और पेट से लगा हुआ रहता है शरीर। पेट से लगा रहने का, पेट पीठ से लगा रहता है,
मतलब इसका मतलब ये होता है पेट बिल्कुल पतला होता है अंदर की तरफ, ऐसा लगता है जैसे पीठ के चिपक गया हो पेट। इन व्यक्तियों की व्यक्तित्व संबंधी क्या विशेषता होती है? ये सबसे पहले तो चिड़चिड़े रहते हैं, इसके अलावा ये शर्मीले रहते हैं और एकांत प्रिय रहते हैं। शर्मीले और एकांत प्रिय मतलब घुलनशील नहीं होते। ऊपर स्थूलकाय प्रकार के सामाजिक रहते हैं, लेकिन कृशकाय प्रकार के क्या होते हैं? एकांत प्रिय। ये निराशावादी रहते हैं और सामाजिक रूप से असमायोजित रहते हैं, समाज के अंदर बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेते। ये काल्पनिक रहते, काल्पनिक का मतलब होता है कि कल्पनाएं ज्यादा करते हैं। तीसरे प्रकार का आता है पुष्टकाय। सर्वश्रेष्ठ प्रकार जो है वो पुष्टकाय है क्रेस्मर के अनुसार। इनकी मजबूत मांसपेशियां होती हैं, इनका सीना चौड़ा होता है, ये शरीर से संतुलित और सुडौल होते हैं, मतलब बॉडी बिल्कुल अच्छी रहती है, गठी हुई रहती है। इनकी व्यक्तित्व संबंधी क्या क्या विशेषताएं हैं? एक तो ये सुखी रहते हैं, एक दृढ़ निश्चयी होते हैं, ये चुस्त होते हैं, फुर्तीलापन पाया जाता है, आशावादी होते हैं और सामाजिक रूप से समायोजित होते हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड होते हैं, अच्छे गुण पाए जाते हैं इनके अंदर। चौथे प्रकार के व्यक्ति होते हैं उनको कहते हैं विशालकाय, डाइप्लास्टिक जिनको कहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति में उपरोक्त तीनों प्रकार के गुण मिले जुले रहते हैं। विशालकाय प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ये मिले जुले गुण होते हैं, मतलब ना तो ये पतले होते हैं, ना मोटे होते हैं, ना लंबे होते हैं, ना मजबूत होते हैं, बीच के से गुण ये रखते हैं। तो सारे गुण जो होते हैं इनमें थोड़े 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 गुण इनके अंदर होते हैं। इसके बाद में आता है शेल्डन का वर्गीकरण। शेल्डन का वर्गीकरण है ये आज का सबसे प्रमुख टॉपिक मान लो। यहाँ से पहले भी प्रश्न उठ चुके हैं, मैं पहले ऊपर भी बता चुका हूँ, यहीं से दोबारा से प्रश्न आएंगे, इसलिए इसको रट डालना, इसके अंदर से जरूर प्रश्न आता है। शेल्डन ने 1940 में ये सिद्धांत दिया था और 3 प्रकार बताए हैं। इन्होंने जो व्यक्तित्व का निर्धारण किया था वो शारीरिक आधार पर किया था, इसको मोस्ट लगा लेना, मानसिक आधार पर नहीं किया था, शारीरिक आधार पर किया था। इस सिद्धांत को सोमेटोटाइप सिद्धांत भी कहते हैं, इसको भी मोस्ट लगा लेना। निम्न में से कौन सा सिद्धांत सोमेटोटाइप सिद्धांत है या शेल्डन के वर्गीकरण के सिद्धांत को कहते हैं? सोमेटोटाइप सिद्धांत। इनके अनुसार 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, 3 प्रकार की पर्सनालिटी होती है व्यक्तियों की। पहली है गोलाकार, जिसको एंडोमॉर्फिक कहते हैं, इसको भी मोस्ट लगा लेना। निम्न में से कौन सा शेल्डन का प्रकार नहीं है? तो ये 3 तो हो जाएंगे और चौथा नहीं होगा, ये प्रश्न आ सकता है। पहला है गोलाकार, जिसको एंडोमॉर्फिक कहते हैं। दूसरा है आयताकार, जिसको मीजोमॉर्फिक कहते हैं। और तीसरा है लंबाकार, जिसको एक्टोमॉर्फिक कहते हैं। गोलाकार, आयताकार और लंबाकार, ये जो वर्गीकरण है ऊपर जो अपन ने क्रेस्मर का वर्गीकरण पढ़ा था उसी से प्रकार का है। जैसे पुष्टकाय प्रकार का व्यक्ति है, वो किस प्रकार का व्यक्ति हो जाएगा? ये पुष्टकाय प्रकार का व्यक्ति है, ये आयताकार प्रकार का हो जाएगा। इसी तरह से जो अपन ने नीचे पढ़ा है गोलाकार, ये स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति हो जाएंगे। तो लगभग लगभग शेल्डन का और क्रेस्मर का सेम ही है। अब देखिए इनकी शारीरिक और व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं देखते हैं। पहला प्रकार है एंडोमॉर्फिक, वही कद छोटा, मोटा, गोलाकार और कोमल शरीर। सामाजिक रूप से ये सामाजिक होते हैं, आराम पसंद होते हैं, मिलनसार होते हैं, स्नेह दिल और स्वार्थी होते हैं। स्नेह दिल का मतलब दूसरों के अंदर मिलजुल कर रहने वाले, और स्वार्थी प्रवृत्ति पाई जाती है एंडोमॉर्फिक व्यक्तियों के अंदर। दूसरे प्रकार के हैं मीसोमॉर्फिक, जो आयताकार प्रकार के होते हैं। मीसोमॉर्फिक व्यक्ति की शारीरिक विशेषता क्या होती है? इनका शरीर संतुलित और सुडौल पाया जाता है, ये फुर्तीले बदन वाले होते हैं और स्वस्थ रहते हैं ज्यादातर। व्यक्तित्व कैसा रहता है? ये व्यक्ति साहसी रहते हैं, दृढ़ निश्चयी रहते हैं, निडर रहते हैं, ऊर्जस्वी रहती हैं, आशावादी रहते हैं, कर्मठ, कर्मठ का मतलब होता है काम करने वाले, प्रतिस्पर्धी का मतलब ये एक दूसरे के अंदर चैलेंज देते हैं और प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। ऊपर जो ये व्यक्ति होते हैं ये भी बहिर्मुखी होते हैं,
इसके अंदर आयताकार प्रकार के व्यक्ति, मीसोमॉर्फिक का मतलब आयताकार प्रकार के व्यक्ति, ये क्या होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। नेक्स्ट जो व्यक्ति आते हैं वो होते हैं एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक व्यक्तियों का कद लंबा होता है, शरीर निर्बल रहता है, इनके अंदर कम टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम पाया जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसका स्तर कम होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, कम उत्साही होते हैं। इनके अंदर चिड़चिड़ापन पाया जाता है, ये एकांत प्रिय होते हैं। इनके अंदर ये कलात्मक होते हैं। कलात्मक का मतलब ये ऐसे कार्य करना पसंद करते हैं जिनके अंदर कलात्मकता हो। ये निराशावादी बहुत होते हैं। ये सौम्य और शांत रहते हैं बिल्कुल, और ये आत्म जागरूक रहते हैं, सेल्फ के अंदर ही जागरूक रहते हैं, और ये अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। मीसोमॉर्फिक बहिर्मुखी थे और एक्टोमॉर्फिक कैसे होते हैं, अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। तो ये याद रखना आपको। तो ये था शेल्डन का वर्गीकरण, बहुत ही गजब का वर्गीकरण था। और शेल्डन का जो वर्गीकरण है ये आपके साइकोलॉजी के अंदर बहुत फेमस भी है। अब आता है युंग का व्यक्तित्व का वर्गीकरण। देखिए युंग था, इसको बोलते हैं कार्ल युंग। कार्ल जो युंग था ये आपके सिगमंड फ्राइड का चेला था, उसके साथ काम किया हुआ था। और कार्ल युंग ने इसको फ्राइडवादी भी कहते हैं, लेकिन युंग ने टाइप अप्रोच के अंदर एक अपना सिद्धांत दिया था, जिसके अंदर इन्होंने दो प्रकार के व्यक्ति बताए हैं। इन्होंने 1921 के अंदर ये सिद्धांत दिया था और दो प्रकार के व्यक्ति बताए, और ये सिद्धांत बहुत फेमस हो गया था। इसके अनुसार दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक तो अंतर्मुखी और एक होता है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी को इंट्रोवर्ट कहते हैं और बहिर्मुखी को एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। यहाँ पे इंट्रोवर्ट गलत लिखा गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। एक तो अंतर्मुखी और दूसरा होता है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्ति वे व्यक्ति होते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं और दूसरों से बचते रहते हैं। अंतर्मुखी का मतलब आप जानते ही हो, किसी के अंदर मिलजुल कर नहीं रहे, अपने अंदर ही खोया रहे। ये सांवेगिक द्वंद्वों से पलायन करने वाले और शर्मीले होते हैं। जहां भी इमोशनल कोई भी चीज आ जाए और संवेगिक रूप से द्वंद्व पैदा हो जाए तो ये भाग खड़े हो जाते, पलायन कर जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं और शर्माते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति में आत्म केंद्रितता का गुण अधिक पाया जाता है। आत्म केंद्रितता, सेल्फ सेंट्रलाइजेशन का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है अंतर्मुखियों में। दूसरे व्यक्तियों से बातचीत और अंतःक्रिया करने में असहज महसूस करते हैं, बिल्कुल भी सहजता महसूस नहीं करते। बहिर्मुखी व्यक्ति वे व्यक्ति होते हैं जिनकी रुचि सामाजिक कार्यों में ज्यादा होती है, और ये बहिर्गामी होते हैं, अर्थात बाहर घूमते रहते हैं, सामाजिक कार्यों में ज्यादा जाते हैं ये लोग, और इनकी रुचि भी सामाजिक कार्यों में ज्यादा होती है। अब देखिए दूसरी सबसे गजब की चीज क्या होती है बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्तियों में, ये ऐसे काम करते हैं या व्यवसायों का चुनाव करते हैं जिसमें वे लोगों से संपर्क बनाए रखें और लोगों के बीच में रहे। मतलब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसके अंदर कम व्यक्तियों का टच रहे, ऐसे काम करेंगे जहां पे ज्यादा व्यक्तियों से टच रहे, क्योंकि बहिर्मुखी होते हैं, इनको व्यक्ति पसंद आते हैं। ये सामाजिक कार्य को करते हैं और दबाव के प्रतीक प्रतिक्रिया देते हैं। इसको मोस्ट लगा लेना, यहां से आपका प्रश्न बनता है रीट का। दबाव के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्ति। और ये बहिर्मुखी प्रकार के जो बालक होते हैं स्कूल में, वो भी दबाव के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। यदि इनको ज्यादा दबाया जाएगा तो रेस्पॉन्स करेंगे, चाहे से विद्रोह भी कर सकते हैं, ये मतलब वापस जवाब भी दे सकते हैं। तो दबाव के प्रति अक्सर प्रक्रिया बहिर्मुखी प्रकार के बच्चे देते हैं। ऐसे लोग खाने पाने में पीने में ज्यादा रुचि लेते हैं, बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्ति। युंग के इस वर्गीकरण की बाद में आलोचना भी की गई और कहा गया कि कोई भी व्यक्ति पूर्णतया अंतर्मुखी या पूर्णतया बहिर्मुखी नहीं हो सकता। उनमें ये दोनों प्रकार के व्यक्ति लक्षण पाए जाते हैं। और बाद में बताया गया कि उभयमुखी व्यक्ति वे व्यक्ति होते हैं जो दोनों प्रकार की विशेषताएं लिए हुए रहते हैं। मतलब ज्यादातर व्यक्ति होते हैं वो उभयमुखी प्रकार के होते हैं, जिसको एम्बिवर्ट कहते हैं।
इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, ये 3 प्रकार थे युंग के। अब देखिए नेक्स्ट सिद्धांत आता है टाइप ए और टाइप बी उपागम। ये टाइप अप्रोच की लास्ट सिद्धांत है। देखिए टाइप ए और टाइप बी उपागम क्या कहती है। इस सिद्धांत के अनुसार ये जो सिद्धांत दिया था ये फ्रीडमैन और रोजेनमैन ने दिया था। इन्होंने 2 प्रकार के व्यक्ति बताए, टाइप ए और टाइप बी। अब देखिए टाइप ए प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं। टाइप ए प्रकार के व्यक्तियों में उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, धैर्य की कमी, समय की कमी अनुभव करते हैं। ये कि बस टाइम है ही नहीं, उतावले रहते हैं और हमेशा काम के बोझ के अंदर लदे रहते हैं। इनको ऐसा महसूस रहता है कि काम ही काम है, काम ही काम है, उतावले रहते हैं हमेशा। ऐसे लोग निश्चिंत होकर मंद गति से कार्य करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। यदि आप धीरे धीरे काम करते हो तो ये उकता जाते हैं और आपको बिल्कुल ऐसे हाय हाय करने लग जाते हैं आपके ऊपर। मंद गति से कार्य कर इनसे नहीं किया जाता, फटाफट कार्य करते हैं। टाइप ए के व्यक्तित्व वाले लोग अति रक्तदान या कोरोनरी हृदय रोग, जिसको कहते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज, इसको कहते हैं CHD, मोस्ट लगा लेना, यहां से आपका प्रश्न बन जाता है। फ्रीडमैन और रोजेनमैन के अनुसार टाइप ए प्रकार के व्यक्तियों के अंदर होता है CHD या CHD जो रोग पाया जाता है वो किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। तो टाइप ए प्रकार के व्यक्तियों के अंदर पाया जाता है CHD, इसको मोस्ट लगा लेना, प्रश्न आया हुआ अभी आपके। इस प्रकार के लोगों में कभी कभी CHD विकसित होने का खतरा उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर और धूम्रपान से उत्पन्न खतरों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। याद रखिएगा, जो व्यक्ति ज्यादा धैर्य की कमी रखते हैं और समय की कमी का अनुभव करते हैं, भले ही वो धूम्रपान नहीं करें, भले उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्तचाप है वो कम हो और भले ही वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल स्तर भी नहीं हो, लेकिन उनके अंदर CHD की संभावना ज़्यादा होती है। इसका मतलब आपको भी ध्यान रखना है, ज़्यादा जल्दबाजी ज़िंदगी में करनी ही नहीं तो भले ही आपका कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा नहीं हो लेकिन फिर भी हार्ट संबंधी डिजीज आपके अंदर हो जाएंगी, मतलब अटैक आ सकता है। ये संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, ये चिंतित रहते हैं, ये कंपटीशन करते हैं, ये उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले होते हैं, इसको भी मोस्ट लगा लेना। CHD टाइप या टाइप ए वाले उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले होते हैं, ये आक्रामक होते हैं, क्रोध इनको ज़्यादा आता है, स्वभाव से उग्र होते हैं, ये ज़्यादातर एकांत रहना पसंद करते हैं, ये आदर्शवादिता का गुण लिए रहते हैं, ज़्यादातर चीज होते हैं वो आदर्शवादिता से रखते हैं। दूसरा प्रकार आता है फ्रीडमैन और रोजेनमैन ने दिया था, वो आता है टाइप बी प्रकार के व्यक्ति। टाइप बी प्रकार के व्यक्तित्व के व्यक्ति टाइप ए से एक की विशेषताओं का अभाव पाया जाता है। जो ज़्यादा उतावला नहीं होता है वो टाइप बी प्रकार का होता है। ये संवेगात्मक रूप से स्थिर पाए जाते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं, सामान्य उपलब्धि अभिप्रेरणा के होते हैं, इसको मोस्ट लगा लेना। उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले टाइप ए वाले होते हैं। बी वाले सामान्य, ज़्यादा उच्च नहीं, सामान्य। असंवेदनशील होते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते, समायोजित रहते हैं, कुछ समायोजित नहीं रहते, ये शांत रहते हैं, ये भाग्यवादी होते हैं, ये कम गंभीर होते हैं, ज़्यादा गंभीर नहीं होते क्योंकि सेंसिटिव भी कम होते हैं और गंभीर भी कम होते हैं। ये यथार्थवादी होते हैं और आवश्यकता के अनुसार बदलाव वाले होते हैं। टाइप ए वाले होते हैं वो आवश्यकता अनुसार बदल नहीं सकते, उनके तो नियम होते हैं, वो बिल्कुल अटूट नियम होते हैं, अटल नियम होते हैं, लेकिन ये आवश्यकता के अनुसार बदलाव कर लेते हैं खुद के नियमों के अंदर। अब देखिए टाइप सी, टाइप ए और टाइप बी तो हो गया, लेकिन मोरिस नाम के मनोवैज्ञानिक ने टाइप सी प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि टाइप सी प्रकार के व्यक्ति कैंसर के रोगी होते हैं। याद रखना, टाइप ए प्रकार के व्यक्ति हृदय रोग होता है इनके अंदर, हृदय रोग।
टाइप बी प्रकार के अंदर हृदय रोग नहीं होता है, उससे विपरीत गुण पाए जाते हैं। टाइप सी प्रकार के व्यक्तियों के अंदर कैंसर होता है और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? ये व्यक्ति सहयोगशील, विनीत और धैर्यवान होते हैं, बहुत ही सौम्य किस्म के होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने निषेधात्मक संवेगों का दमन करने वाले और आप्त व्यक्तियों के प्रति आज्ञा पालन करने वाले होते हैं। निषेधात्मक संवेगों का दमन, इसको मोस्ट लगा लेना। टाइप सी प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो कैंसर रोग से मरते हैं, सी फॉर कैंसर। निषेधात्मक संवेग कौन से होते हैं? जैसे क्रोध, क्रोध एक निषेधात्मक संवेग माना जाता है। तो क्रोध को दबा लेने वाले व्यक्ति, बिल्कुल ही धीरे धीरे बोलने वाले व्यक्ति होते हैं, तो उन्हें कहते हैं टाइप सी प्रकार के व्यक्ति। अब नेक्स्ट आता है टाइप डी प्रकार के। डोमिलेट ने टाइप डी प्रकार के व्यक्तियों का सुझाव दिया है। इस प्रकार के व्यक्तियों में अवसाद के प्रति प्रवणता पाई जाती है, अर्थात इनके अंदर जल्दी ये अवसाद से घिर जाते हैं, इनके अंदर अवसाद आ जाता है जल्दी से, टाइप डी प्रकार के व्यक्तियों के अंदर। कोप्सा ने टाइप एच के बारे में बताया है। टाइप एच प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो ये एक तो वचनबद्ध होते हैं और एक इनको चुनौती पसंद रहती है। नेक्स्ट आता है फ्रैंक कोरेल ने टाइप टी प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताया है। टाइप टी प्रकार के व्यक्ति कौन से होते हैं? एक तो जोखिम उठाने वाले, ये सृजनात्मक भी बहुत होते हैं और ये विध्वंसात्मक होते हैं। विध्वंसात्मक का मतलब जितनी सृजन करने की क्षमता होती है उतनी ही इनको उसको तोड़ फोड़ करने की प्रवृत्ति भी इनके अंदर पाई जाती है। तो आज की क्लास के अंदर अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम में अपन विशेषक उपागम को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कोई चीज़ बस आपको क्वेश्चन देखना हो, क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।